मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही शानदार आयाम पर, जो दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स से संबंधित बातें हो रही हैं वो बहुत शानदार हो रही हैं। और ये बातें खास करके आपको जानना चाहिए कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में, जी हाँ दोस्तों, जो सारा निचोड़ है वह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द एकदम तैयार हो जाइए। आज बातें होने वाली हैं संविधान सभा से संबंधित। किससे संबंधित है? संविधान सभा से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था में एक एक करके बातें होंगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, संविधान सभा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम संविधान सभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए, एक आया था जी हाँ दोस्तों, स्वराज्य विधेयक। क्या आया था? स्वराज विधेयक आया था। और यह विधेयक किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, और इसी महीने, जी हाँ दोस्तों, 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। याद रखिएगा, संविधान की मांग की थी। अब देखिए दोस्तों, संविधान की मांग की थी। जाहिर सी बात है, जब संविधान का निर्माण होगा तो एक संविधान सभा तो निश्चित ही। जी हाँ, तो आगे चल करके आपको पता होना चाहिए, इसी पर 1922 ईस्वी में जब क्या होता है दोस्तों, चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, यह डेट थी। कै फरवरी? 5 फरवरी यह डेट थी 1922 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या होता है, पुलिस कर्मियों को जब जिंदा जला दिया जाता है तो लोगों को रूल जैसे नहीं पते थे, नियम नहीं पता था। तो कहने का मतलब, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक संविधान होना जरूरी है और इसके लिए, जी हाँ दोस्तों, एक संविधान सभा हो। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने भी इस पर समर्थन किया। मोतीलाल नेहरू जी ने भी क्या किया दोस्तों, इस पर समर्थन किया। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1934 ईस्वी में। कब भैया? 1934 ईस्वी में M.N. राय, वामपंथी दल के नेता थे। M.N. राय ने, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, मांग की थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, 1934 ईस्वी में M.N. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यह कितना सुंदर आयाम है। अब देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा की मांगे होने लगी तो कांग्रेस ने कब इसको, जी हाँ दोस्तों, इसको माना और मांगे की। तो कांग्रेस ने, याद रखिएगा, जब 1935 में नहीं, ठीक है, 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा, ठीक है, कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग पर जोर दिया जाता है। संविधान सभा, ठीक है, कि संविधान सभा के गठन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जोर दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
अब जब कांग्रेस ने इसको जाना, ठीक है, क्या कांग्रेस ने इसको जाना कि भाई अब संविधान सभा के गठन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसने बहुत तेज़ी से इसकी मांग करने लगी। अंततः जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, याद रखिएगा जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था फिरंगियों को, उन्होंने पहली बार संविधान सभा को कब स्वीकार किया, तो याद रखिएगा दोस्तों 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में पंडित नेहरू जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और जैसे ही इसे सरकार के सामने रखा जाता है वैसे ही सरकार ने क्या किया भैया, यह बात स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया, अंग्रेजी सरकार थी यहाँ, ये चीज़ें याद रखिएगा, अंग्रेजी, ठीक है, सरकार ने क्या किया, इस बात को स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, गठित होगी, संविधान सभा गठित होगी। लेकिन एक बात इन्होंने क्या कहा, जो यह संविधान सभा होगी, जो यह संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतः ही, ठीक है, मुख्यतः ही भारतीय होंगे, मुख्यतः ही भारतीय होंगे। तो इस तरह की बातें भी आपको समझना चाहिए दोस्तों। जो यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, विशेषकर सिर्फ उसी को ध्यान में रख करके यह पूरा कैश कोर्स पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई के जो ऐसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं आरओ के, विशेषकर उन पर यह फोकस दिया जा रहा है कि अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आएँ और आप अच्छे से तैयारी कर लें। तो आप अपने आप को मजबूत रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं, ठीक है। अदर जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, उसके लिए अलग से फिर अलग व्यवस्थाएं होती हैं, ये याद रखिएगा, नहीं। तो इस तरह जो यह संविधान सभा होगी उसमें ही मुख्यतः ही भारतीय होंगे। तो जैसे ही क्या हुआ, मुख्यतः शब्द बोला, जैसे ही क्या है, मुख्यतः शब्द बोला, वैसे ही दोस्तों क्या हुआ, एक दो अर्थ निकल रहे हैं इस शब्द के। इस शब्द के क्या हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं इसके, दो। मुख्यतः का मतलब क्या है, देखिए, जो संविधान सभा गठित होगी उसमें मुख्यतः ही भारतीय होंगे। मुख्यतः ही भारतीय का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जो प्रमुख होंगे, ज़्यादा संख्या होगी सभा में, वो भारतीय होंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, नहीं, अन्य लोग भी होंगे। इस शब्द का ये अर्थ भी है, अन्य लोग, अन्य सदस्य भी होंगे। कहने का मतलब भारत को छोड़ करके भी, कहने का मतलब यहाँ ब्रिटिश, अंग्रेज भी होंगे। तो दोस्तों इसका विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ और कहा गया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, यह संविधान सभा, यह संविधान सभा भारतीयों के लिए है। यह संविधान सभा किसके लिए है, यह संविधान सभा भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, और भारतीय ही इसके सदस्य होंगे, और भारतीय ही इसके सदस्य होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो इस तरह की बातें भी निकल कर के आती है, ठीक है। यह संविधान सभा भारतीयों के लिए है और भारतीय ही इसके सदस्य होंगे, मतलब कोई दूसरा नहीं होगा। इसका विरोध होने लगा, हाँ ठीक है भैया, विरोध होने लगा, चलिए कोई बात नहीं है। अंततः संविधान सभा को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, कौन आता है, क्रिप्स आते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, याद रखिएगा, कौन आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ये कब आता है, तो 1942 ईस्वी में आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम था सर स्टैफर्ड, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जी हाँ दोस्तों, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये आया था।
क्रिप्स ने क्या कहा कि भाई जो संविधान सभा का गठन होगा, जी हाँ दोस्तों, जो संविधान सभा का गठन होगा और जो भारतीय मांग कर रहे हैं कि संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, भारत के सदस्यों की देख रेख में गठित हो, अर्थात सारे सदस्य भारतीय हों। तो अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सर स्टीफर्ड क्रिप्स मतलब क्रिप्स प्रस्ताव ने इस बात को स्वीकार किया कि जो संविधान सभा गठित होगी, जो संविधान सभा गठित होगी दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों क्या है, डोमिनियन स्टेट, ये सब हिस्ट्री वाले सर समझाएंगे जब क्रिप्स प्रस्ताव को बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। हमको उद्देश्य हमारा क्या है, आपको संक्षिप्त में जानकारी बेहतरीन देते हुए आपको संविधान सभा को अच्छे से समझाना, निचोड़ पहुंचाना। नहीं डायरेक्ट में क्या कर देता दोस्तों, मेरे अंदर ये भी क्वालिटी थी, आप जानते हैं कि नहीं, मैं डायरेक्ट 1946 से स्टार्ट करता, कब कैबिनेट मिशन का गठन करके, नहीं वहीं से संविधान सभा स्टार्ट कर देता। लेकिन मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास हो और वह हर एक बातों को बेहतरीन ढंग से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान सभा गठित होगी उसमें, ठीक है, उसमें मुख्यतः के स्थान पर याद रखिएगा, इसे काट दीजिएगा, उसमें ठीक है सिर्फ भारतीय सदस्य ही होंगे, भारतीय सदस्य ही होंगे, जो अर्थात याद रखिएगा भारतीय सदस्य ही होंगे। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, लेकिन संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, याद रखिएगा, समाप्ति के बाद होगा, ये कह दिया इन्होंने, याद रखिएगा, बाद होगा। ठीक, संविधान सभा का गठन कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था वह आपको पता होना चाहिए कि यह द्वितीय विश्व युद्ध, जी हाँ, जो स्टार्ट हुआ है वह 1939 से स्टार्ट हुआ था। अब स्टार्ट था, भले चला 1945 तक, वो बात की बात है, लेकिन इस समय तो ये प्रारंभ ही था। अब जब ये प्रारंभ था और ये घटना कब की है, 1942 की है। तो द्वितीय विश्व युद्ध दो राष्ट्रों में बटा था ना, दो पार्ट में, एक तरफ थे ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है, और एक तरफ थे आपके मित्र राष्ट्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत मित्र राष्ट्र की तरफ मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत ब्रिटेन का गुलाम था ना, भारत किसका, ब्रिटेन का गुलाम था, तो ब्रिटेन मित्र में था, तो इसलिए भारत भी इसी में आएगा। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसका भारत से क्या लेना देना, ठीक है, भारत से क्या लेना देना। भारत तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कोई नहीं लिया था, याद रखिएगा। नहीं, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, जो नेतृत्व करता थे, कांग्रेस के मेन लीडर थे एक तरह से, तो दोस्तों उन्होंने रोक कर रखा था, उन्होंने क्या है, रोक के रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी भारतीय भाग नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह क्या है, जब क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें सारे सदस्य भारतीय होंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, तब गांधी जी सामने निकल के आए। गांधी जी ने कहा, सुनो, ठीक है भाई, एक बात तुमको हम बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई हिस्सेदारी नहीं, पहली बात तो,
और दूसरी बात तुम ये जान लो कि नहीं, इस बार कोई भारतीय भी भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे सैनिक जो गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, आपको पता होना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में, और बहुत सारे हमारे देश के नौजवान क्या हुए, शहीद हुए। और आप जानते हैं कि आज भी दिल्ली में अमर ज्योति जल रही है। आपने क्या किया है दोस्तों, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के ऊपर और ज़्यादा अत्याचार किया है, मतलब और शोषण किया है भारत का। अब यह बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए कोई भी भारतीय नहीं जाएगा। गांधी जी ने कहा इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो कैसे विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि अब होगा, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा आंदोलन। और जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त, जी हाँ 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कर देते हैं। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करते हैं, छोड़ो आंदोलन का आगाज करते हैं और नारा देते हैं क्या, करो या मरो, करो या मरो का नारा दे देते हैं। अब ये नहीं कि गांधी जी की मार डालो सबको, इससे इस शब्द का अर्थ कोई नहीं है। गांधी जी अहिंसावादी थे। गांधी जी ने कहा कि इस बार जो आंदोलन है, यह पूरा अभी तक के जितने आंदोलन हैं, ये सबसे बड़ा आंदोलन है, और इस बार सभी को निकल करके सामने आंदोलन करना, या तो करो या फिर मरो। मरो का मतलब ये है, या फिर यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन शोषण कर रही है उसको करने दो। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो इस बार हम आंदोलन करते करते भले मेरी जान चली जाए, लेकिन दोस्तों इस बार हम बेहतरीन ढंग से उतरेंगे। 9 अगस्त को क्या होता है दोस्तों, पूरे भारत में 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। और गांधी जी ने क्या, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड, ठीक है, डेटेड चेक कहा, याद रखिएगा। पोस्ट डेटेड क्या कह दिया दोस्तों, चेक कह दिया, कि मतलब ऐसे बैंक का चेक जिसका दिवालिया निकल गया हो, ऐसे बैंक का चेक जिसका दिवालिया निकल गया हो। तो इस तरह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, अंततः जो अंग्रेज अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव में बात कही गई थी वही हुआ अंततः, याद रखिएगा। भले महात्मा गांधी जी ने आंदोलन करते रहे, वो बात की बात है। आपको हम बता दें कि 1900 सितंबर 1945 में नहीं, आपको जानते होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तब उसके बाद 1946 ईस्वी में, ठीक है, 1946 ईस्वी में, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, और कैबिनेट मिशन क्या होता है दोस्तों, भारत आता है। जब यह अगर बात करें कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मतलब दिल्ली कब पहुंचा, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली कब पहुंचा, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पहुंचा था 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या हुआ, भारत पहुंचा। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे दोस्तों, सर पैथिक लॉरेंस थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से बातें, दूसरी बातें यहाँ से क्या है, सर पैथिक लॉरेंस हो गए। और फिर उसके बाद कौन था दोस्तों, तो याद रखने वाली बात है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और कौन था दोस्तों, तो एबी अलेक्जेंडर थे। कौन थे, एबी अलेक्जेंडर
थे, यहाँ से भी देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ की बातें क्या हैं। सर पैथिक लॉरेंस का मतलब यहाँ कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, जी हाँ दोस्तों, जो लंदन में बैठे थे। और स्टैफर्ड कौन थे दोस्तों, तो यह व्यापारिक समूह के अध्यक्ष थे, ठीक है, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों नौसेना, जी हाँ दोस्तों प्रमुख, या कहीं कहीं मंत्री भी लिखा है, जी हाँ दोस्तों, तो वह आपके कौन थे, याद रखिएगा, नहीं वह थे आपके AB अलेक्जेंडर साहब। इन 3 सदस्यीय जो होता है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है, कब आता है, आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों कैबिनेट भारत आया अंततः 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को इसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसी कैबिनेट मिशन के तहत आपकी जी हाँ दोस्तों संविधान सभा के गठन हुआ, ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन होगा, पहली बार स्वीकार हुआ, जी हाँ दोस्तों। साथ ही साथ एक सीट, जी हाँ, संविधान सभा के सदस्य की एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर लगभग निर्धारित किया, 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित की गई, 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित की गई। उस समय लगभग जो देश की जनसंख्या थी वह 40 करोड़ के आसपास थी, कितने, 40 करोड़ के आसपास हिंसा थी दोस्तों। तो इसी के तहत क्या है, इसी ने संविधान सभा के लिए संविधान सभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की, 389 सीटें निर्धारित की, ठीक है भैया। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, जो लोग अलग मतलब होना चाहते उस बात को भी स्वीकार किया इसने। तो इस तरह ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों जिनको हमने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों जो संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, ठीक है, 389 सीटें थी। यह आनी कहाँ से थी, तो इनको देख लीजिए दोस्तों। अब जो संविधान सभा में सीटें थी, जो सीटें निकल के आई संविधान सभा में कुल 389 सीटें, ठीक है, 389 सीटें। यह 2 तरह से आनी थी। कितनी तरह से आनी थी, 2 तरह से आनी थी। एक निर्वाचित होकर आनी थी और दूसरा क्या है दोस्तों, मनोनीत होकर आनी थी। कैसे आनी थी, मनोनीत होकर आनी थे। अब देखिए जो निर्वाचित होकर आनी थी वो कितनी सीटें थी, तो 296 सीटें थी, ठीक है। जबकि मनोनीत होकर जो आनी थी वह कितनी थी, 93 सीटें थी, ठीक है, 93 सीटें। और ये मनोनीत होकर कौन आने वाले हैं भैया इसमें, तो मतलब देसी रियासत, जो राजवाड़े थे, देसी रियासत, जी हाँ दोस्तों, राजवाड़े जो थे वही। और जो निर्वाचित थे आपके 296, क्या दोस्तों, 296, तो उनमें से भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह 296 आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं,
जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको देख लीजिए दोस्तों। 296 सीटों में से जो आपकी 292 सीटें हैं, ठीक है, 292 सीटें हैं वह प्रांतों से निर्वाचित होकर आएंगी। कहाँ से? प्रांतों से निर्वाचित होकर आएंगी, जबकि 4 सीटें, ठीक है, 4 सीटें आपकी जो है दोस्तों वह चीफ कमिश्नरी से आएंगी। कहाँ से आएंगी? चीफ कमिश्नरी से आएंगी। चीफ कमिश्नरी का मतलब यहाँ क्या है? चीफ कमिश्नरी का मतलब यहाँ पर जो वर्तमान के जैसे केंद्र शासित प्रदेश थे हैं, मतलब जो वर्तमान के जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस समय चीफ कमिश्नरी होते थे। उस समय क्या होती थी? चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे जैसे वर्तमान में। और ये 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन थे दोस्तों? तो एक था कुर्ग, जी हाँ दोस्तों, दूसरा था आपका अजमेर, तीसरा था अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान। कुर्ग कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक। अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, और चौथा है भैया आपका बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। दस्क नदी भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कैसे कैसे सदस्य आने चाहिए थे। अब क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा का, जी हाँ, निर्वाचन होता है। संविधान सभा का क्या होता है? निर्वाचन होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, ठीक है, जब संविधान सभा का क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन होता है, तो संविधान सभा का फिर क्या होता है? गठन होता है। इस तरह दोस्तों कहा जाता है कि जो संविधान सभा थी, ठीक है, वह कहीं कहीं लिखा हुआ है 6 दिसंबर 1946 को गठित हुई, जिस दिन निर्वाचित सदस्य सब मिल करके आ गए थे दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो संविधान सभा की स्थापना थी, संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की जो स्थापना थी वह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वह कब हुई थी संविधान सभा की स्थापना? तो संविधान सभा की स्थापना कहा जाता है 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहीं कहीं जी हाँ दोस्तों सितंबर लिख दिया है, याद रखिएगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब स्थापना होती है संविधान सभा की, तो संविधान सभा की स्थापना होने के बाद, निर्वाचन होने के बाद, जी हाँ, पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या किया जाता है दोस्तों? अर्थात अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। और किसको ध्यान में रख करके? तो वरिष्ठतम सदस्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए इन्हें क्या किया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ना तो इनका निर्वाचन हुई थे, ना तो इनकी नियुक्ति हुई थी, ना तो इनका मनोनयन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनको चुना गया था। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अस्थाई अध्यक्ष, जिस तरह जब
फ्रांस का संविधान बन रहा था तो 1789 ईस्वी में शायद फ्रांस की क्रांति हुई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद फ्रांस का संविधान आया था। तो जब फ्रांस का संविधान आया था तभी क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं को ही, जी हाँ, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, और अभी भारत का कोई राष्ट्रपति आया नहीं था, तो इस तरह सदस्यों ने चुना था। याद रखिएगा, नहीं ये बातें आपको बहुत ध्यान से बारीकियों को पकड़ना है। नहीं कह दे दोस्तों यह प्रोटेम स्पीकर थे तो वहाँ पर आपको बोल दे, तो आप बोल दिए कि हाँ प्रोटेम स्पीकर है, पूछ लिया भैया प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तब आप क्या करेंगे, कहेंगे प्रोटेम स्पीकर की तो नियुक्ति अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति करता है। तब फिर आपसे प्रश्न पूछेगा तो फिर ये बताइए यहाँ राष्ट्रपति कौन था अपने देश का, नहीं कहेंगे आपको कोई नहीं था, तब आपको गलत सिद्ध हो जाएंगे ना, आप मात खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम मात होने नहीं देंगे, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते रहिए, मात नहीं होने देंगे आपको। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते। अब देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। ये नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार आया है, दूसरी बैठक, ठीक है, दूसरी बैठक होती है। और इस बैठक में, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, ये अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष इसलिए कि जब तक अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक ये पद पर रहेंगे और सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे वैसे ही ये जो थोड़े समय के लिए बने वो हट जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अध्यक्ष मिल गया। जब अध्यक्ष मिल गया तो दोस्तों फिर अब कार्यक्रम शुरू होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि हमारे यहाँ मान लीजिए किसी का क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हाँ कोई बहन बेटी है, चलिए मैं ही छोटा सा ले लेता हूँ, कोई बहन बेटी है, ठीक है, उनका विवाह का क्या होता है दोस्तों, दिखाई होती रहती है, ठीक है। तो जब तक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, बात तय नहीं होगी, तो कैसे कार्यक्रम आगे चलेगा? पहले लड़का तो ढूंढना बहुत ज़रूरी है ना, या फिर लड़का लड़की को ढूंढता है तो लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों में बात फंसती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे ही एक को मिलेगा वैसे ही आगे कार्यक्रम शुरू होगा भाई, फिर आगे डेट रखी जाएगी, रस्म होगी, इंगेजमेंट बोलते हैं, गांव में तो ओली भरना बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों। फिर वहाँ से आगे कार्यक्रम फिर होगा कि भाई आखिर तिलक महोत्सव कब होगा, या फिर बारात आगमन कब होगी, जी हाँ विदाई कब बन रही है, तो ये सारा मतलब आगे का प्रोसेस फिर शुरू होगा ना। तो उसी तरह दोस्तों, जिस तरह विवाह के लिए क्या होता है, लड़के और लड़की का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब एक लोग तो शादी अपने से स्वयं कर नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह जी हाँ किसी के अर्थात जो सदन के संचालन के लिए जी हाँ एक अध्यक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, जो आखिर ये कह सके कि भाई काम किस पर हो रहा है, कौन देख रेख करेगा, इसका सही गलत कौन ठहराएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से समझना चाहिए था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बन करके आते हैं।
अब दोस्तों यहाँ से ध्यान देते रहिएगा, संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जमकर विरोध किया। मुस्लिम लीग जमकर विरोध क्यों किया, आपको पता होना चाहिए था कि मुस्लिम लीग ने यहाँ जमकर विरोध क्यों कर दिया। कि दोस्तों 1946 में जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन कितनी सीटों पर होता है, 296 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, और 296 सीटों पर 208 सीट तो जीत लगे भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पा गई। अब जब 200, याद रखिएगा दोस्तों, 208 सीट कांग्रेस पा गई और मात्र 73 सीट पाई कौन, मुस्लिम लीग। और जब मुस्लिम लीग क्या है 73 सीट पाई, वैसे ही मुस्लिम समुदाय में क्या हो गया, हाहाकार मच गया। मतलब यह अल्पमत में आ गए कि कहीं न कहीं इनके अधिकारों का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। और 15 सीटें जीता अन्य ने, क्या अन्य ने। अगर 208 प्लस 73 प्लस 15 मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 692, एकदम सही है। कहने का मतलब दोस्तों इस तरह आपने देखा कि यह कितनी शानदार बात है। तो मुस्लिम लीग पार्टी इसलिए विरोध करने लगी कि वह अपने आप को यहाँ अल्पमत समझे, और अल्पमत जब उसने समझा तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों दोस्त थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एक थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, याद रखिएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, पाकिस्तान के अलग संविधान को लेकर के मांग करने लगे। पाकिस्तान के अलग संविधान को लेकर के मांग करने लगे, अलग संविधान को लेकर के क्या है, मांग करने लगे और विरोध उत्पन्न करने लगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में जी हाँ दोस्तों, 389 सदस्यों में से मात्र, ठीक है, मात्र 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। कहीं कहीं 211 लिखा है और गलत है, 207 सदस्यों ने ही क्या है दोस्तों, भाग लिया। जी हाँ, तो इसका कारण क्या था 207 सदस्यों का भाग लेने का, तो 207 सदस्यों का भाग लेने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही, तो भैया इसके 73 से सदस्य हो गए। जी हाँ दोस्तों, फिर साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 93 सदस्य अर्थात देसी रियासत के थे, जी हाँ देसी रियासत, जो देसी रियासत के 93 सदस्य थे, वह यह निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि हम भारत के साथ जाएं या फिर किसके साथ जाएं दोस्तों, याद रखिएगा, या फिर ब्रिटिश रूल के प्रति जाएं, मतलब ब्रिटिश की तरफ जाएं। तो ये बात क्यों, क्योंकि अभी तक याद रखिएगा भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया था, और इन लोगों को क्या हुआ था कि भैया ब्रिटिश लोग अपना थोड़ा थोड़ा पेंशन या कुछ पैसा दे करके नहीं बढ़िया इनका माहौल बनाए हुए थे। तो ये लोग जाहिर सी बात है, जो फ्री का पाएगा तो उसी की तरफ ना देखेगा। तो आपको समझना चाहिए था दोस्तों। तो इस तरह बहुत ध्यान देने वाली बातें थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो आपको पता होना चाहिए था कि 200 जो अर्थात 389 सीटें थीं, इनमें से 15 महिलाएं भी थीं। कितनी, 15 महिलाएं भी थीं, विशेष करके किसमें, 296 वाले में से। तो 15 महिलाएं भी आई थीं। अब जब 15 महिलाएं आई थी दोस्तों, तो उसमें भी आपको समझना चाहिए था कि जो टोटल महिलाएं थी वह 15 थीं। टोटल महिलाएं कितनी थी, 15 थीं। तो 9 महिलाओं ने, ठीक है, 9 महिलाओं ने, आपको ये पता होना चाहिए कि
कि संविधान सभा में भाग लिया था। और इनमें महिलाओं में जो आपकी नहीं, जी हाँ दोस्तों, सुचेता कृपलानी जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, ऐसे जो महिलाएं थी दोस्तों इसकी सदस्य थे। बेगम अयाज रसूल, जी हाँ आपको पता होना चाहिए पूरे संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला सदस्य है, बेगम अयाज रसूल। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ तक देखा होगा। ये सारी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। तो ठीक है, तो एक स्टार लगाकर यहीं पर लिख लीजिए, नहीं कहीं भूल गए हम तो फिर आगे ना याद आया। कोई ज़रूरी है क्या दिमाग हमेशा काम करे। तो दोस्तों संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला सदस्य थी जिनका नाम बेगम अयाज रसूल था। ठीक है, बेगम अयाज रसूल था। ये बातें आपको समझनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग बात किस पर कर रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष को लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो वहीं से फिर कहानी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे आए, भाई संविधान सभा किस लिए गठित हुए थे, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, संविधान सभा किस लिए गठित हुई थी। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित हुई थी। तो जाहिर सी बात है जैसे ही अध्यक्ष मिलेगा तो भाई अब संविधान के निर्माण का कार्य प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहा गया भैया जो संविधान का आखिर उद्देश्य है उसे तो प्रस्तुत किया जाए। अब तब आपको पता होना चाहिए, तो जो संविधान का उद्देश्य को लेकर कौन आता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, आपको ये पता होना चाहिए था दोस्तों, 11 दिसंबर तो हो गया था, दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। सारी घटना 1946 की है, कैबिनेट मिशन से संबंधित। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और जब, जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है तो दोस्तों क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य, याद रखना संविधान का उद्देश्य। अब संविधान का उद्देश्य क्या, तो संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, उद्देशिका। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य, उद्देशिका को संविधान सभा के आगे प्रस्तुत किया जाता है, संविधान सभा के आगे प्रस्तुत किया जाता है। और जब संविधान सभा के आगे प्रस्तुत किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया भैया, संविधान का उद्देशिका को संविधान सभा के आगे प्रस्तुत करते हैं ना, प्रस्तुत करते हैं।
प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, जब संविधान सभा का उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं तो मुस्लिम लीग तो बहिष्कार में तो खड़ी थी और यह संविधान सभा का उद्देश्य जो उद्देशिका थी वह संपूर्ण भारत के लिए थी। जी हाँ, क्योंकि उस समय वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पाकिस्तान, यह भी भारत का हिस्सा था क्योंकि विभाजन तो हो नहीं पाया था। तो दोस्तों अंततः मुस्लिम लीग पार्टी क्या की, विरोध की, जिसके कारण उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पास नहीं हो सके। जिसके कारण क्या है, उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पास नहीं हो सकी। और जब पास नहीं हो सकी दोस्तों, तब फिर क्या किया जाता है, इसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, और सुधार करने के बाद आपको बता दें कि फिर से इन्हीं उद्देशिका को कम करते करते, याद रखिएगा दोस्तों, उद्देशिका को पुनः 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के आगे रखा जाता है। संविधान सभा के आगे रखा जाता है और जब रखा जाता है दोस्तों तो इस बार क्या हो जाता है, यह पास हो जाती है। ठीक है, यह पास हो जाती है। तो उद्देशिका को संविधान सभा ने कब पास किया दोस्तों, 22 जनवरी 1947। लेकिन संविधान सभा ने इसे याद रखना स्वीकार कब किया, तो आगे कहानी बताई जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आपने देखा कि यह पूरा प्रोसेस कितना शानदार था ना। तो संविधान सभा ने इसको अच्छे से नहीं स्वीकार भी कर, मतलब भैया पास कर दिया। और जब पास कर दिया तो संविधान का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण करना एकदम स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया 5 मिनट। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह कितना शानदार प्रोसेस था, कितना शानदार प्रोसेस था दोस्तों। सर जी आए थे, बोले कितना देर क्लास चलेगी। हमने बोला कि भाई बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चे ऊब ना जाए यहाँ से, तो आगे भी ध्यान रखना है हमको। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो 5 मिनट बोल दिए हैं। तो देखने वाली बातें क्या हैं, तो उद्देशिका को पुनः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के आगे रखा जाता है और ये पास हो जाती है। इसी ही उद्देशिका को याद रखिएगा दोस्तों, संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कौन, संविधान की कुंजी कौन, तो उद्देशिका, याद रखिएगा। संविधान की कुंजी कौन, तो उद्देशिका है ना, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो संविधान की कुंजी उद्देशिका है। इसी को वर्तमान में हमने क्या, जब प्रस्तावना पढ़ाया है तो दोस्तों यही तो पढ़ा रहे थे। वर्तमान में इसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में इसे किसके नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो बेरूवारीवाद मामला आया था ना, बेरूवारीवाद मामला आया था कब, 1960 में। इसके तहत कहा गया कि इस प्रस्तावना संविधान का क्या है दोस्तों, अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम, पढ़ा दिया हूँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला जब 1973 में आता है, तब इस मामले में कहा जाता है कि जो हमारा भैया प्रस्तावना है, जो हमारा क्या है, प्रस्तावना है, वह संविधान का अंग है। ठीक है ना दोस्तों। और SR बम्बई के मामले में तो यह तक कह दिया कि भैया प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ से भी दोस्तों कई बातें निकल करके आती हैं, यहाँ से भी क्या है, कई बातें निकल करके आती हैं। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितनी शानदार तरीके से ना, कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने हर एक छोटी छोटी बातों को क्या किया, सॉल्व किया और अच्छे
अच्छे से नहीं आपको बताने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि यह जो पूरा सेशन था हम लोगों ने बहुत अच्छे से बातें किया। आने वाला जो सेशन है दोस्तों, अभी इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर साथ ही साथ आपको नहीं ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रारूप समिति थी उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जी हाँ दोस्तों, इसकी अंतिम बैठक पर बात करेंगे। जी हाँ, तो कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए, इन सारी बातों पर भी एक एक करके चर्चाएं होंगी। कब पूरा संविधान बना, कब आंशिक रूप से बना। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा को लेकर किसने किसने क्या क्या कहा, इन सारी बातों पर भी एक एक करके चर्चाएं आगे होनी है। ठीक है, आगे होनी है और साथ ही साथ संविधान पर जी हाँ हस्ताक्षर करवाकर इसे पूरी तरह से लागू भी करवाना हमारा काम है। तो आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं दोस्तों, एकदम सतर्क होकर तैयारी करते रहिए। जो भी बच्चे हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को क्या है दोस्तों जारी रखें। आने वाले दिनों में ये बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत मजबूती के साथ बैठें और मजबूती के साथ तैयारी करते रहें। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्तों। जी हाँ, अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, तो सभी लोग एकदम तैयारी करते रहें। और जो लोग बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा दोस्तों। बस अब यहाँ पर कुछ है नहीं, संविधान एक ही है, चाहे बिहार में पढ़िए चाहे यहाँ, बस उत्तर प्रदेश को हर जगह मतलब जोड़ते रहिए। अगर उत्तर प्रदेश का है और बिहार का है तो बिहार को हर दरे जोड़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मेंटली प्रिपरेशन की नहीं दोस्तों। जी हाँ, हम तो कहते हैं कर्म ऐसे करो कि जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ पर भी जाओ मंदिर बनती चली जाए अपने आप में। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्ति होती है। मनुष्य यह जरूरी नहीं कि हर रोज़ मंदिर जाए, मनुष्य यह जरूरी नहीं कि वह हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे करे कि जहाँ वह जाए मंदिर वहीं बन जाए। तो दोस्तों आप भी अपने आप को एकदम लगा दीजिए और बहुत कम समय है, एकदम जोश के साथ आइए और दौड़ धूप भी करते रहिएगा समय समय पर। माता पिता की आंखों में खुशियों की आंसू देखना चाहता हूँ आपके, और साथ ही साथ मेरा पूरा सहयोग है कि आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।